अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से 2 हफ्ते पहले अपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश की गई थी, जिस पर अपोजिशन इत्तेहाद ने आमादगी का इजहार भी कर दिया था। मगर मुज़ाकरात की इस पेशकश के बाद हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात से पहले कुछ पेशगी शराइत सामने आने का सिलसिला शुरू हो गया है। अहम बात यह कि वजीर आजम ने काबीना के इजलास में अपोजिशन को जायज़ मामलात पर बातचीत की दावत दी थी, जिसके बाद सवाल यह पैदा हुआ कि मुज़ाकरात की इब्तिदा कैसे होगी और मुज़ाकरात के लिए कौन किसके पास चल कर जाएगा। जिसके बाद हुकूमती वज़रा की जानिब से ये बयानात सामने आए कि अगर अपोजिशन मुज़ाकरात के लिए संजीदा है तो स्पीकर ऑफिस से रब्ता करे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा गया कि अगर हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा है तो पहले अपोजिशन रहनुमाओं की इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। मुज़ाकरात के हवाले से इसी बहस के दौरान कल वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का एक अहम बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने मुल्क में सियासी सूरत-ए-हाल को बेहतर करने के लिए 5 बड़ों के मिल बैठने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा है कि सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, नून लीग के कायद नवाज शरीफ और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान समेत 5 बड़ों को एतमाद साजी के लिए आपस में मिल बैठने की जरूरत है। एतमाद साजी का इससे बेहतर कोई हल नहीं है। मुल्क के 5 बड़े हैं, उनके दरमियान जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होनी चाहिए, उनके दरमियान रब्ता होना चाहिए। तो फिर ये सूरत हाल जो है पॉलिटिकली ये जो है 5 बड़े बेहतर सिमत जो है ना ये फिर बढ़। अच्छा, आपने जिन 5 बड़ों का जिक्र किया उसमें आ गए जी सदर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, उसमें 2 तो आ गए ना मेरे लीडर, अच्छा, प्राइम मिनिस्टर साहब और मियां नवाज शरीफ साहब। तीसरे जो हैं वो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, प्रेसिडेंट साहब हैं। चौथे इमरान खान साहब हैं और 5वें का मैं समझता हूँ कि आप समझते ही हैं, वो सबको पता है, सबको पता है। ठीक है। इनके दरमियान जब तक कोई कॉन्फिडेंस मेयर नहीं होंगे या आपस में कोई राब्ता नहीं होगा तो ये एक दूसरे पे यकीन नहीं होगा, उस वक्त तक अच्छा, ये आपने बड़ी अहम मेरे लेवल पे और डोगर साहब के लेवल पे हम तो कोशिश करते रहेंगे, लेकिन उसको जो है ना वो ब्रेक थ्रू नहीं मिलेगा। राना सनाउल्लाह इमरान खान समेत 5 बड़ों के मिल बैठने की बात कर रहे थे, मगर सवाल यह है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल कैसे होगा, क्योंकि जब हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन के रहनुमाओं को इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं देती और रियासत चाहती है कि इमरान खान 9 मई पर माफ़ी मांगे, जिससे वो इनकारी हैं, तो ऐसी सूरत में 5 बड़ों का मिल बैठना कैसे मुमकिन होगा। इसके अलावा वज़ीर आज़म के मुज़ाकरात की पेशकश के बाद हुकूमत ने अपोजिशन के सामने कुछ पेशगी शराइत भी रख दी हैं और हुकूमती रहनुमाओं का कहना है कि इन शराइत पर अमल दरामद से पहले बातचीत मुमकिन नहीं है। बराह रास्त इमरान खान साहब या उनकी तरफ से जो मैसेज जाता है और उसके मुताबिक फिर ट्वीट होता है, बाकी चीज़ें होती हैं, तो पीटीआई को इन अकाउंट्स को जो है वो पूरी तरह से डिसओन करना चाहिए और इस सिलसिले को जो है वो बंद होना चाहिए। इन्हें 8 फरवरी की जो इन्होंने कॉल दी है, पूरे वसूख से आपको कहता हूँ कि ये फेलियर होगा, उसको ये वापस लें। आप ये नहीं कहेंगे कि आप जो है वो मैं तालिबान से मुज़ाकरात करने का हामी हूँ और मैं तालिबान के खिलाफ जो है बयान नहीं दूंगा, मैं तालिबान को कंडेम नहीं करूंगा। जो लोग हमारे फौजियों को, बच्चों को, जवानों को, एफसी के सिविलियंस को जो है उनके कातिल हैं। कोई पॉसिबिलिटी है कि एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई लीडरशिप या इमरान खान से डायरेक्ट छोड़ें, कोई इनडायरेक्ट टॉक्स भी हो जाएं? कोई पॉसिबिलिटी है? वो कम से कम इस इशू के ऊपर जो है पाकिस्तान के साथ खड़े हों। चीजें जो है, मेरा अपना ख्याल है कि उनका ये ग्रे एरिया में से निकलना, तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान जो हमारे साथ कर रहा है उसमें, वो बलूचिस्तान में जो हिंदुस्तान कर रहा है उसमें, इस पे स्टैंड लें। दैट विल बी ए गुड बिगिनिंग। मामलात किस तरफ जा रहे हैं, हुकूमत मुज़ाकरात से पहले पेशगी शराइत क्यों रख रही है और 5 बड़ों की बैठक कैसे मुमकिन है, सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नून लीग के सीनियर रहनुमा और वजीर आजम के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। राना साहब, पिछले हफ्ते वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने पेशकश की अपोजिशन को मुज़ाकरात की और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तरफ से उसको वेलकम किया गया, और फिर कल आपने एक और बात की है जिसमें हमने देखा है कि बड़ी हेडलाइंस बनी है। आपने कहा कि मुल्क के जो 5 बड़े हैं उनको साथ बैठने की जरूरत है, जिसमें सदर आसिफ अली जरदारी साहब हैं, इमरान खान है, आपके दोनों लीडर्स यानी कि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, और 5वां फरीक आपने कहा कि सबको इल्म है वो कौन है। आपने कहा कि जब ये साथ बैठेंगे तो ही कोई पॉलिटिकल ब्रेक थ्रू निकलेगा, वरना जो है ये मुश्किल है कि जो पॉलिटिकल हालात हैं वो बेहतर हो सकें। तो जरा बताइएगा कि ये कैसे पॉसिबल है जो आपने बात की कि 5 बड़े इस वक्त एक साथ बैठ सकते हैं और पॉलिटिकल सोल्यूशन निकाल सकते हैं।
नहीं देखें, उसमें शहजाद ऐसे ही होता है, कोई यानी ऐसे तो नहीं कि कोई आमने सामने उन्होंने फौरी तौर पे लीडरशिप ने बैठ जाना होता है। उससे पहले एक लेवल के ऊपर जो है वो गुफ्तगू होती है, और जब तक तईद ना हो, यानी मिसाल के तौर पे PMLN में अगर जब तक मियां नवाज शरीफ साहब की अप्रूवल ना हो तो वज़ीर-ए-आज़म कभी भी ये ऑफ़र नहीं कर सकते थे, और पार्टी की तरफ से जो है वो बात आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। इसी तरह से बाकी जो 3-4 जगह हैं वहाँ पे भी सूरत हाल यही है, और वज़ीर-ए-आज़म ने जो ऑफ़र की है उसमें मेरा ये बिल्कुल, मैं उनके जो है वो तरीक़ाकार को जिस तरह से वो काम करते हैं वो समझता हूँ। तो ऐसा हो नहीं सकता कि उन्होंने इस मामले में मियां नवाज शरीफ साहब को एतमाद में ना लिया हो या इस्टेब्लिशमेंट को एतमाद में ना लिया हो। लेकिन बात ये है कि जब तक यानी अब वो महमूद ख़ान अचकज़ई साहब हों, PTI की दूसरे या तीसरे लेवल की क़यादत हो, जो हमारे साथ जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जी बिल्कुल डायलॉग होना चाहिए, बिल्कुल सियासी इश्यूज़ के ऊपर बात होनी चाहिए। लेकिन जब तक इमरान खान साहब की पॉलिसी ये नहीं होगी कि डायलॉग करना है, तो उस वक्त तक जो है वो उस तरफ से जितनी मर्ज़ी जो है वो मीटिंग्स होती रहे, ख्वाहिशात का इजहार होता रहे, उस वक्त तक बात नहीं बन सकती। तो ये पहले तो इन लेवल्स के ऊपर असूली फ़ैसला हो, तो फिर ही जो है वो ये मुज़ाकरात कोई नतीजा खेज़ हो सकते हैं, या कोई ऑफ़र जो है वो को अमली शक्ल इख्तियार कर सकती है। सही, लेकिन अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को अगर उन्होंने एक मैंडेट दे दिया है कि अचकज़ई साहब फैसला करेंगे बात करनी है या नहीं करनी है, और अचकज़ई साहब कह चुके हैं कि बात करनी है, तो उसका मतलब आप नहीं समझते कि वहाँ से अब एक गो हेड आ चुका है? नहीं, इमरान खान साहब ने बिल्कुल ये कोई इख्तियार किसी को नहीं दिया। उन्होंने जो इख्तियार दिया है वो वही है जो अलीमा खान साहबा ने बात की है। वो उन्होंने जो बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जो मुज़ाकरात की बात करेगा वो हम में से नहीं, और वो उन्होंने स्ट्रीट वायलेंस का जो है वो पैगाम दिया है, मूवमेंट का। उन्होंने 8 फरवरी को जो है वो क्या पहिया जाम हड़ताल का जो है वो मैसेज दिया है, और सुहेल अफरीदी साहब को जो मैसेज दिया है कि भाई आप जाएं पंजाब में भी जाके जो है वो मोबिलाइजेशन करें, और फिर सिंध भी जाएं, और शायद बलूचिस्तान भी जाएंगे। तो उनकी तरफ से यही पैगाम है, और मुज़ाकरात में या डायलॉग में जो है वही रुकावट हैं 11 से 18 तक भी, 18 से 22 तक, और 22 से आज तक। लेकिन राणा साहब, असद कैसे साहब पिछले हफ्ते हमारे साथ प्रोग्राम में थे। आप लोगों को भी जो है ना वो बड़ी क्लियर बात करनी चाहिए कि अगर मुज़ाकरात नहीं हो रहे या पॉलिटिकल इश्यूज जो है उनके ऊपर डायलॉग नहीं हो रहा, या उनके ऊपर बैठ के बात नहीं हो रही, तो उसमें जो है वो एक ही साइड जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन राणा साहब, पिछले हफ्ते इस कंफ्यूजन पर हमने असद कैसे साहब से सवाल किया, और क्योंकि असद कैसे साहब जो है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल भी हैं, उन्होंने कहा पॉलिसी वही है जो मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने ये भी कहा कि अलीमा खान साहबा भी ऑन बोर्ड है, क्योंकि अचकज़ई साहब की अलीमा खान साहबा से मुलाकात हुई थी उन दिनों, तो वो कह रहे हैं कि सब ऑन बोर्ड है कि मुज़ाकरात करने। अब तो फिर अगर वो ये कह रहे हैं तो हुकूमत को एतमाद करने की जरूरत है ना उन पर कि ठीक है आप तैयार हैं डायलॉग के लिए, चलें प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, कुछ मुसद्दका और कुछ ज़राए ऐसे होते हैं कि जिसमें पूरी हकीकत सामने होती है, उनको शायद जो है वो ऐसा जो है वो डिस्कस ना किया जाए। मैं जो ये बात आपको अर्ज़ कर रहा हूँ वो पूरे वसूख से कि इमरान खान साहब जो हैं वो डायलॉग नहीं चाहते। जिस दिन उन्होंने चाहा तो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो है वो ये दूसरी मरतबा नहीं, तीसरी मरतबा जो है ये बात बड़े ओपन अंदाज में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हुई है। जो 14 अगस्त को जो है वो जिस तकरीब में हुई वहाँ पे अस्करी क़यादत सारी बैठी थी, और अब जो उन्होंने बात की उन्होंने कैबिनेट मीटिंग में की है। कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई वैसे बयान किसी जगह पे बात, कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने बात की है। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो बिल्कुल ये मामला जो है वो क्लियर है। लेकिन
दूसरी तरफ से जो है ये सिर्फ यानी एक अबहाम पैदा करने के जी वो फ़लाँ को हमने इजाज़त दे दी जी वो फैसला करेंगे। भाई फैसला तो आपने करना है। आप सीधी बात करें कि आप इस हक़ में नहीं हैं और आप वायलेंस चाहते हैं, आप ये तो जो है वो सड़क गर्म करना चाहते हैं। नहीं, अब पीटीआई तो कह रही है उनकी एक स्टेटेड पोजीशन है, लेकिन आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो राना साहब, ये जो बात है जिसमें आप कहते हैं कि 5 बड़े बैठे, इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि इमरान खान से तो किसी के पास एक्सेस भी नहीं है ना, तो 5 लोगों का डायरेक्टली इनडायरेक्टली बैठना ये कैसे मुमकिन होगा? जैसे अलामा नासिर साहब हो या अचकजई साहब हो, पीटीआई वाले कहते हैं कि उनको मुलाकात की इजाज़त दे दें। तो फिर अगर आपको अभी भी शक व शुबात है कि इमरान खान नहीं डायलॉग चाहते, तो एक मुलाकात होने दें, देख लें क्या पैगाम बाहर आता है। देखिए, मुलाकात जो है वो यानी उसमें जो मुलाकात पहले ये जब इन्होंने 26 नवंबर का प्रोग्राम बनाया था तो उसके बाद फिर उस लिंक को जो है वो ब्रेक किया गया। तो उसके बाद जो उज़्मा खान साहबा की मुलाकात हुई है और उसमें जो गुफ्तगू हुई है, उसमें जो फिर बाद में मीडिया पे जाके बात हुई है, फिर बाद में जो ट्वीट हुआ है, तो क्या उस मुलाकात से कोई फ़ायदा हुआ है या फर्दर जो है वो चीज़ें जो है वो एग्जैजरेट हुई हैं? जी, लेकिन उसके बाद ही का सफ़र है ना, जिसमें दोबारा शहबाज शरीफ साहब ने पेशकश की डायलॉग की, दूसरी तरफ से आया कि ठीक है वेलकम करते हैं इसको, इनिशिएट करें प्रोसेस। लेकिन अब इसमें एक और मामला भी है ना राना साहब, अब देखिए आप लोग भी डायलॉग की बात करें, लेकिन अब नहीं सुन ले शहजाद साहब जी, ये आप हमसे तो ये सवाल करते हैं जी, वज़ीर आज़म ने ऑफ़र की है ना जी, और वज़ीर आज़म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रेसिडेंट साहब की भी और अपने पार्टी लीडर की भी और इस्टेब्लिशमेंट साइड पे भी। तो क्यों नहीं ये कहते कि ठीक है वज़ीर आज़म साहब आपकी कल हमें ऑफ़र जो है वो मिली है, तो बताएं किस टाइम हम आपके पास हाज़िर हों। बल्कि वज़ीर आज़म ने तो इनको यहाँ तक कह दिया है कि अगर आप मेरे पास नहीं आना चाहते तो स्पीकर चैम्बर में आ जाए, मैं वहाँ पे आ जाऊँगा। हाँ, लेकिन हमारे शो पे जैसे हमने मुस्तफ़ा नवाज साहब से पूछा, दीगर रहनुमाओं से पूछा, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल हम तैयार हैं, बस बता दें कि कहाँ मिलना है। अब ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रहा है। लेकिन राना साहब इसमें एक और अहम बात है ना, देखिए आप लोगों ने भी कहा कि मुज़ाकरात पे कोई पेश की शराइत नहीं होगी, पीटीआई की कोई शर्त नहीं मानी जाएगी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों की शराइत भी सामने आ रही है, जिसमें आपने कहा कि देखिए पहले 8 फरवरी की जो आपने एहतजाज की कॉल दी उसको वापस लें, फिर आपने कहा कि सोशल मीडिया अकाउंट से जो अस्करी क़यादत को निशाना बनाया जाता है उसको बंद करें, फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जो अफगान पॉलिसी है कम से कम उस पर एक पेज पे आ जाए तो वो एक अच्छा स्टार्टर हो सकता है। अब मुज़ाकरात से पहले ही आप भी पेश की शराइत जो है वो इम्पोज कर रहे हैं, फिर आप कहते हैं दूसरी तरफ से कोई शर्त नहीं आनी चाहिए। ये सारे मराहल तो बात के हैं ना, जब एक दफ़ा बैठेंगे कि उसके बाद फिर बात होगी इस पर। बिल्कुल, ये आपकी बात दुरुस्त है, ये ठीक है, उनकी तरफ से भी बात हो रही है, हमारी तरफ से भी हो रही है कि ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो सूरत हाल को ज़्यादा तल्ख़ करती हैं, ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन मामला ये है कि वज़ीर आज़म ने बिल्कुल ये बात नहीं कही कि आप फ़लाँ शर्त पूरी करें, फ़लाँ करें। ये अगर वज़ीर आज़म साहब को मिलना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह जी, आएँ मिलें उनसे, और उसके बाद फिर वहाँ पे अगर इनको मुलाकात के बगैर, इजाज़त लिए बगैर ये आगे नहीं बढ़ सकते तो वहाँ पे यही बात कर लें। मैंने इनको जब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वज़ीर आज़म ने इनकी सीट पे जाके इनके साथ जो है वो दुआ सलाम की और उनका शुक्रिया अदा किया, ये जिस दिन बजट मंजूर हुआ है, तो उस दिन भी जो है वो वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें बैठना चाहिए, हमें डायलॉग गुफ्तगू जो है वो करनी चाहिए। तो इन्होंने उस दिन भी कहा कि जी पहले हमारी मुलाकात कराएं, उस वहाँ पे हम जाके इजाज़त लेंगे तो फिर मिलेंगे। तो मैंने कहा कि आप वज़ीर आज़म साहब ने आपको ऑफ़र किया, आप उनके साथ बैठें और वहाँ पे यही जो है वो बात कर लें, लेकिन एक बात तो शुरू करें। तो उनका ये कहना था कि हम बग़ैर इजाज़त के नहीं बैठ सकते, क्योंकि उधर से हमें कोई जो है इजाज़त नहीं है, हमें तो ये हमारा गाली गलोच ब्रिगेड जो है ये तो हमारी ऐसी तैसी कर देगा। तो अब अगर उनकी तरफ से भी कंडीशंस नहीं होनी चाहिए तो आपकी तरफ से भी ये जो है जिन शराइत का मैंने जिक्र किया, क्या ये कंडीशंस हैं, प्री कंडीशंस हैं या नहीं है? नहीं, वज़ीर आज़म ने कोई प्री कंडीशन नहीं दी, और जब उन्होंने इनको ऑफ़र किया ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी और उस दिन भी, तो उसके बाद इनकी तरफ से अगर कोई इस किस्म की जो है वो दिया जाता कि जी हम मिलना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो टाइम तय हो जाता।
सही है। तो अब ये प्रोसेस कैसे आगे बढ़ेगा, क्योंकि अगर आप कहते हैं कि देखें एक तरफ वो स्ट्रीट मोबिलाइजेशन भी कर रहे हैं, अब किसी चीफ मिनिस्टर को, किसी पार्टी को ये तो आप नहीं कह सकते कि आप अपने लोगों में जाएं या फिर स्ट्रीट मोबिलाइजेशन करें। फैसला ये कि क्या उन्होंने अभी एहतजाज का ऐलान किया है या नहीं किया है। तो इससे पहले आपको लगता है कि कोई पेशरफ्त हो सकती है, या ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाला मामला है कि वो मुज़ाकरात करेंगे, ये आपको लग रहा है कि कहीं आगे बढ़ता हुआ आपको नजर नहीं आ रहा, नॉन स्टार्टर है एक? नहीं, देखें, अगर तो उनका यही रवैया रहा तो फिर तो नॉन स्टार्टर ही है। लेकिन इसमें अगर उन्होंने बात को आगे बढ़ाना हुआ तो वो ये कोई मेरे कहने की बात नहीं है, वो ख़ुद इस बात को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं। स्पीकर ऑफिस जो है वो बहुत ही कोऑपरेटिव भी है। इससे पहले भी जो है वो मैं बाज़ मामलात में जो है वो शामिल रहा हूँ। वहाँ पे जाके ये किसी टाइम भी जो है वो जाके स्पीकर ऑफिस में ये बात करें तो स्पीकर साहब जो है वो वज़ीर-ए-आज़म से इनकी जो है वो मुलाकात का जो है वो अरेंज कर देंगे। वहाँ पे फिर ठीक है, बैठ के जो भी बात हो ये अपनी बात करें, वज़ीर-ए-आज़म भी अपना एक मौक़िफ़ रखते हैं, वो भी बात करेंगे, तो फिर बात तो ऐसे ही आगे बढ़ती है। नहीं, लेकिन स्पीकर साहब के हवाले से तो कह चुके हैं ना ऑपोजिशन के, हमने उनसे कहा कि महमूद खान अचकज़ई हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, वो उन्हीं को नॉमिनेट नहीं कर पा रहे हैं अब तक, तो उनके इख्तियार में क्या है। और फिर वो कहते हैं देखिए मामला सब जुडिस है, लेकिन आपको भी पता है राना साहब ये मामला अब सब जुडिस तो नहीं है। जिस सीट के हवाले से बात होती है, उमर अयूब वहाँ पे डी सीट हो चुके हैं, डिस्क्वालीफाई होकर उस पर इलेक्शन हो गया, उससे नून लीग का एक रुकन मुंतखब हो गया। मैटर अब सब जुडिस तो नहीं है, इसको तो अब एक बहाने के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अगर स्पीकर साहब समझते हैं कि वाकई वो कुछ इसमें कर सकते हैं तो फिर वो कम से कम यहाँ से शुरुआत करें। नहीं शहजाद, आप शायद ये फैक्ट जो है ना ये आपकी नज़र से नहीं गुजरा। ये मामला सब जुडिस था, उसके ऊपर पिटीशन थी, उस पिटीशन का फ़ैसला हो गया है। और अभी ये 2 दिन पहले, ये 1 दिन पहले की बात है, इन्होंने बाकायदा उस फैसले की कॉपी जाके स्पीकर्स ऑफिस में जमा करवाई है कि जी ये पिटीशन पेंडिंग थी, सब जुडिस थी, ये ख़त्म हो गई है। और मेरा ख्याल है कि अब जैसे ये कौमी असम्बली का इजलास होता है तो स्पीकर साहब जो है वो इसके ऊपर फैसला कर देंगे। तो अगर ये फैसला हो जाता है तो फिर ठीक है, फिर वो अपना स्पीकर साहब से जो है वो बात को आगे बढ़ाएंगे। तो मतलब अब आप कह रहे हैं कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन अपॉइंट करने में कोई रुकावट नहीं बची है, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब अब इसको कर देंगे? जी, मेरे इल्म में यही बात आई है कि जो मामला सब जुडिस था, जो पिटीशन थी, उसका फैसला हो गया है और अपोजिशन ने जो है वो फैसला स्पीकर्स ऑफिस में 1 दिन पहले जमा करवाया। सही है। तो अब ये पहले आप में आप कह रहे हैं कि क्योंकि मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने अभी भी हमारे पिछले हफ्ते शो पे कहा कि बॉल अब जो है वो हुकूमत के कोर्ट पे, लेकिन आप कह रहे हैं कि स्पीकर का ऑफिस खुला है, अब हमने पेशकश कर दी, अब वो बताइए कि कब मिलना है और मुलाकात के लिए आ जाए, चाहे वजीर आजम से हो या स्पीकर ऑफिस में हो। अब उन्होंने पहल करनी है आगे। जी बिल्कुल ऐसे ही होता है। अगर आप ऑफ़र करते हैं मुझे तो मैं जो है वो अपनी इंक्लिनेशन दूंगा ना कि जी ठीक है, बताएं या कहाँ पे हमने बैठना है, कहाँ पे जो है वो बात करनी है। ऐसे ही होता है। सही। राना साहब, एक ये आम एक तासुर भी है कि हुकूमत अब समझती है अगर 26वीं 27वीं तरमीम के बाद कि हम अपनी पोजीशन को बड़ा सॉलिडिफाई कर चुके हैं, हमें कोई ख़तरा नहीं है, ना कोई हमें ख़तरा ट्रंप से बचा है, ना कोई एहतजाज से बचा है, तो हम फिर क्यों इस डायलॉग के प्रोसेस को आगे बढ़ाएं, हम कंफर्टेबल पोजीशन में हैं। लेकिन फिर मिसालें दी जाती है आप जैसे लोगों की, साद रफ़ीक साहब के जैसे लोगों की, जो चाहते हैं कि पॉलिटिकल स्पेस हर जमात के लिए रहे, वरना फिर शायद मुस्तकबिल में किसी सियासी जमात के लिए जो आज सूरत हाल है वो सूटेबल नहीं रहेगी। क्या ऐसा ही है? नहीं, देखें शहजाद, पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में कोई तसव्वुर ही नहीं कर सकता कि अपोजिशन और हुकूमत जो है वो आपस में जो है वो डायलॉग में ना हो। ये पाकिस्तान में पहला तजर्बा हुआ है 2018 से लेके 22 तक कि 4 साल लीडर ऑफ द हाउस ने लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ ना हाथ मिलाया, ना फ़ोन किया, ना गुफ्तगू की। ये मुमकिन नहीं है। मैं समझता हूँ कि एज लीडर ऑफ द हाउस वज़ीर आज़म की ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपोजिशन को एंगेज करें, अपोजिशन के साथ बैठें, अपोजिशन के साथ जो भी इश्यूज़ हैं वो डे टू डे हैं या वो लॉन्ग टर्म है और वो पॉलिटिकल इशू, उनके ऊपर जब वो बात करें। और उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो अब तक इस 1 साल में उन्होंने उस ज़िम्मेदारी को पूरी करने के लिए 3 दफ़ा नहीं 4 दफ़ा उन्होंने जो है वो अपोजिशन को ऑफ़र किया है। इन्हें उनके साथ बैठना चाहिए
और उसके बाद उसमें वहाँ पे जब बैठेंगे तो जहाँ से मर्जी बात शुरू करें और जो मर्जी जो है वो बात करें। और जब आप ऑपोजिशन की बात करते हैं तो इमरान खान को आप ऑपोजिशन तस्वीर करते हैं, मतलब आप माइनस इमरान खान की बात नहीं करें कि माइनस इमरान खान होगा तो फिर ऑपोजिशन से बात होगी, ऐसा नहीं है हुकूमत की राय में? नहीं, हम नहीं, वज़ीर-ए-आज़म ने कभी भी इस किस्म की कोई कंडीशन नहीं रही, ना हम किसी को माइनस करते हैं, ना हम सियासी तौर पे हम समझते हैं कि इस तरह जो है वो चीज़ें माइनस होती हैं। हमें भी तो माइनस करने की कोशिशें होती रही हैं ना, ये माइनस और माइनस के चक्कर में हम नहीं पड़ते। इनको चाहिए कि इनको वज़ीर-ए-आज़म ने एज़ लीडर ऑफ द हाउस उन्होंने अपोजिशन को जो है वो दावत दी है और ये पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम का खासा है, इनको उनके साथ बैठना चाहिए। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब मौजूद थे प्रोग्राम में। एक ब्रेक शामिल करेंगे, मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक। ईरान एक तरफ इसराइल और अमेरिका की धमकियों की वजह से बैरूनी दबाव का शिकार है तो दूसरी तरफ मुल्क में जारी मुजाहरों की वजह से अब ईरान को अंदरूनी दबाव का भी सामना है। ईरान में बढ़ती हुई महंगाई और ईरानी रियाल की तारीखी गिरावट के खिलाफ ईरान में तेहरान से शुरू होने वाले मुजाहरे अब ईरान के कई शहरों तक फैल चुके हैं, जिसमें तेहरान, इस्फहान, कूम, हमदान और फारिस शामिल है। इतवार को शुरू होने वाले मुजाहरे आज पांचवें रोज में दाखिल हो चुके हैं और पुरतशद्दुद रंग इख्तियार करते जा रहे हैं, जिसके नतीजे में जहां एक तरफ ईरानी फोर्सेस की जानिब से मुजाहिरीन के साथ झड़पों के मनाजिर देखे जा रहे हैं, वहीं मुजाहिरीन की जानिब से फोर्सेस पर पथराव और सरकारी दफातर को नजर आतिश करने की खबरें भी सामने आ रही हैं। जबकि ईरानी मीडिया और ईरान में इंसानी हकूक के लिए काम करने वाली तंजीम हैंगाओ की जानिब से इन मुजाहरों में अब तक कम से कम 5 अफराद हलाक होने और दर्जनों गिरफ्तारियों का दावा किया जा रहा है। जबकि पासदारान इनकलाब के मुताबिक इन मुजाहरों में पैरामिलिट्री का एक एहलकार हलाक और 13 एहलकार भी जख्मी हुए हैं। अब एक तरफ मुजाहिरीन और ईरानी फोर्सेस के दरमियान झड़पों के वाक़यात सामने आ रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ ईरानी हुकूमत की जानिब से मुजाहिरीन से मुज़ाकरात का ऐलान भी किया गया है। ईरानी हुकूमत के तर्जुमान फ़ातिमा मुहाजिरानी ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात का ऐलान करते हुए कहा है कि हम इन मुजाहिरों को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करते हैं, हम इनकी आवाज़ सुनते हैं और हमें मालूम है कि यह एहतजाज लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर पड़ने वाले दबाव की वजह से पैदा हुआ है। ईरान पर माशी मुश्किलात की बड़ी वजह ईरान पर लगी पाबंदियां हैं और अल जज़ीरा के मुताबिक ईरानी रियाल ने 2025 में डॉलर के मुकाबले में तकरीबन आधी कदर खो दी है और अमरीकी डॉलर के मुकाबले में रियाल की कदर तकरीबन 14,20,000 रियाल तक पहुंच चुकी है, जो कि एक साल पहले 8,20,000 रियाल थी। जबकि दिसंबर में महंगाई की शरह तकरीबन 50% तक पहुंच चुकी थी। यानी ईरान पर इस वक्त जो माशी मुश्किलात हैं उसकी वजह ईरान पर लगी बैरूनी पाबंदियां हैं, मगर ईरान इस एहतजाज को बैरूनी साजिश करार दे रहा है और इसके नतीजे में गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। ईरानी वजारत इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान में फसादात की साजिशों के इल्ज़ाम में 7 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें से 5 अफराद अमरीका और 2 अफराद यूरोप में मुल्क दुश्मन गिरोह से राब्ते में थे। गिरफ्तार अफराद पर मुल्क में तशद्दुद और बदअमनी को हवा देने की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम है। यानी अब ईरान का ये अंदरूनी मसला बैनुल अक़वामी सियासी रंग इख्तियार कर चुका है और आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन करने से खबरदार करते हुए ईरान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत करने की धमकी भी दे दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि ईरान ने पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई की तो अमरीका उनके बचाव के लिए आएगा और अमरीका इसके लिए हर तरह से तैयार है। सदर ट्रंप के इस बयान पर सख्त रद्दमल देते हुए ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी के मुशीर अली लारिजानी ने खबरदार किया कि ईरान में जारी एहतजाज में अगर अमरीका ने मदाखलत की तो पूरा खित्ता इसके नताइज भुगतेगा। अली लारिजानी ने कहा कि इसराइली हुकाम और सदर ट्रंप के बयानात के बाद वाज़ेह हो गया है कि पसे पर्दा क्या चल रहा है। अमरीकी अवाम को यह मालूम होना चाहिए कि इस मुहिम जोई की शुरुआत ट्रंप ने की है, उन्हें अपने फौजियों की सलामती का भी ख्याल रखना चाहिए। अहम बात यह कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत करने का इंदिया दे रहे हैं, जबकि इससे पहले ईरान और इसराइल की जंग के दौरान इसराइली वज़ीर आज़म समेत इसराइली हुकाम ईरानी अवाम को हुकूमत के खिलाफ बाहर निकलने और तख्ता उलटने की हौसला अफजाई भी करते रहे हैं और साबिक शाह ईरान मोहम्मद रज़ा पहलवी के बेटे रज़ा पहलवी ईरान के अगले हुक्मरान के तौर पर खुद को सामने ला रहे थे और अब हालिया मुजाहरों के बाद रज़ा पहलवी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से मुजाहिरीन के लिए जारी पैगाम में कहा है कि आप तारीख रकम कर रहे हैं, ऐसी तारीख जो कि एक कौम की जुर्रत, यकजहती और अज़म से लिखी जा रही है, जो कि अपना मुल्क वापस ले रही है। उन्होंने मुजाहिरों में हलाक होने वाले मुजाहिरीन को दुनिया भर में खराज अकीदत पेश करने की अपील करते हुए लिखा कि ये जद्दोजहद उस दिन तक जारी रहेगी जब तक ईरान आज़ाद होगा। अब ईरान की मौजूदा सूरत हाल क्या है, ये जानने के लिए हमने राब्ता किया है
ईरानी सहाफ़ी जॉन हुसैन। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें तेहरान से ज्वाइन किया। ज़रा बताइएगा इस वक्त क्या तफसीलात है, क्योंकि जो ईरान की मईशत को लेकर तेहरान में एहतजाज शुरू हुए थे, जिसमें बताया जा रहा है कि 5 से 6 हलाकतें भी हुई हैं। अब रिपोर्ट किया जा रहा है कि मुख्तलिफ शहरों तक फैल चुके हैं। क्या एग्जैक्टली इस वक्त सूरत हाल है? याद साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इसको एड्रेस करना फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यहाँ पे ईरान में जो सिचुएशन है रियलिस्टिकली उसकी तरफ से। देखिए, प्रोटेस्ट ऑर्गेनिकली जो स्टार्ट हुए वो बाजार बुजुर्ग जो तेहरान में है उससे स्टार्ट हुए, और बिल्कुल ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट थे, ये रियलिस्टिक पीसफुल प्रोटेस्ट थे जो इकोनॉमिक इशूज़ के ऊपर फोकस थे। लेकिन अब ऑब्वियसली 5वां रोज़ आ गया है और यहाँ पे वॉशिंगटन में नेतन्याहू साहब जो बैठे हुए हैं और मोसाद के अकाउंट से जो ट्वीट्स चल रहे हैं, फॉरेन इंटरफेरेंस से ईरानियों को जो है वो थोड़ा सा प्रेशर फेस करना पड़ा है, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं अल्बोर्स के अंदर, लोरिस्तान के अंदर, कुर्दश के अंदर, इन इलाकों के अंदर जहाँ पे लोग मारे गए हैं। अच्छा, ये जो लोग मरे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो जितने भी 6 हलाकतों की जो बात नजर आ रही है, 3 इनमें से वॉलंटियर्स हैं जो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे थे, 3 इनमें से पुलिस वाले हैं जो ऑफिशियली जिनके ऊपर अटैक किया गया था बाय द इंस्टिगेटर्स। एट द सेम टाइम ईरानी अवाम इस वक्त काउंटर प्रोटेस्ट में भी निकल आई है, तो ऐसे लोग आ गए हैं बाहर जो इन प्रोटेस्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुल मुजाहिरा कर रहे हैं, एट द सेम टाइम ईरानी फ्लैग्स के साथ और रियलिस्टिक इकोनॉमिक इशूज के ऊपर। और इसकी कवरेज जो है वो इरना, IRIB, तस्नीम, सारी एजेंसीज ने खुल के की है। तो सिचुएशन इस वक्त ऐसी है कि प्रेशर पॉइंट्स क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है थ्रू क्लस्टर्स मतलब ग्रुप, जो ग्रोह है छोटे छोटे, वो इस वक्त बाहर निकलते हैं, ऑर्गेनाइज तरीके से वायलेंस करते हैं और फिर वो रिट्रीट कर जाते हैं। तो जॉनसन, एक तो इसमें ऑब्वियसली बैरूनी साजिश का पहलू भी है, जिसमें बताया जा रहा है कि ईरान ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है, फिर डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट है वो भी हमारे सामने, उस पर मैं बात करूंगा। लेकिन क्या हुकूमत में ये रियलाइजेशन है कि जो इस वक्त माशी सूरत हाल है उस वजह से लोग परेशान हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो ईरानी रियाल है उसमें बड़ी गिरावट देखी गई है इस साल, महंगाई बहुत ज़्यादा है, और इस इशू को कैसे एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मुलाकातें भी हो रही हैं, मुज़ाकरात भी हो रहे हैं प्रोटेस्टर्स के साथ, तो कैसे मैनेज किया जाएगा इस सिचुएशन को? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ने रिकग्नाइज किया और रियलाइज किया है कि जेन्युइन इश्यूज हैं लोगों के, और ये बिल्कुल जेन्युइन इशू है कि ईरान के अंदर तोमान जो इनकी रियाल है उसकी करेंसी की डिप्रिसिएशन बहुत तेजी से हुई है, तो ऑब्वियसली मार्केट में एक शॉक पैदा हुआ है। जो रेमेडीज ले सकी है गवर्नमेंट, उस पर जो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं सेंट्रल बैंक के, स्टेट बैंक के, उनको हटाया गया है, और जो दूसरे जो पुराने प्रेसिडेंट थे उनको दोबारा रीइंस्टेट किया गया है। एट द सेम टाइम डॉलर की जो पॉलिसी मेकिंग है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स की, उसको किस तरीके से मैनेज कर सकता है ईरान, उसके ऊपर काम चल रहा है। देखें शहजाद साहब, एक बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईरान बहुत ज्यादा सैंक्शंस के अंडर है, और डॉलर का जो प्रेशर है जो क्रिएट किया जाता है वो ईरान के कंट्रोल में नहीं है। मैनेजेबल जरूर हो सकता है, पॉलिसी मेकिंग उसको कंट्रोल जरूर कर सकती है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ईरानी गवर्नमेंट जो है वो एक रेट सेट कर दे, क्योंकि ईरान के ऊपर बहुत ज्यादा सैंक्शंस का प्रेशर है इस वक्त। तो गवर्नमेंट प्रोटेस्टर्स से बात भी कर रही है, उनको देख भी रही है, और अरेस्ट की जहां तक बात आती है, 36 का नंबर है मेरे पास, 36 लोगों को अरेस्ट किया है। प्रोटेस्टर्स को प्रोटेस्ट के दौरान किसी को भी अरेस्ट नहीं किया गया, टारगेटेड अरेस्ट इसमें हुए हैं, बट जनरली गवर्नमेंट बहुत सॉफ्ट इस वक्त अपना जो है वो रद्द-ए-अमल रख रही है। प्रोटेस्ट दुनिया भर में होते हैं, यूके में भी इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहा है, बट इट्स जस्ट अ नॉर्मल प्रोटेस्ट आई वुड से। सही, तो ये बताइएगा वैसे ईरान के पास क्या इस वक्त ऑप्शंस है, क्योंकि जैसे आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, सैंक्शंस और पाबंदियों की वजह से उनकी मईशत ज्यादा सफर कर रही है, क्या इसमें बहुत हद तक फर्क पैदा कर सकती है हुकूमत? बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। मेरे लिहाज से ऑप्शन सिर्फ एक ही है कि वो कॉम्प्रोमाइज कर लें इजराइल के साथ और अमेरिका के साथ, सब चीजें सही हो जाएंगी। तो दैट्स द ओनली थिंग जो मैं सोचता हूँ कि इफेक्टिव सोल्यूशन है। बहरहाल ऐसा नहीं है कि कोई हम इस पे नहीं कह सकते कि कोई कंट्रोल नहीं है, कर सकती है गवर्नमेंट, बहुत सारी पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर सकती है। एक्सपोर्ट्स के जो रेट्स हैं, मार्केट के जो रेट्स हैं, उसको मैनेज कर सकती है, क्योंकि देखें सैंक्शंस के होने की वजह से ब्लैक मार्केट क्रिएट हुई है, क्योंकि सेंट्रल बैंकिंग ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम से ईरान लिंक नहीं है, तो इसलिए बहुत बड़ी ब्लैक मार्केट है। सो या राइट। और जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, उनका जो पोस्ट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर मुजाहिदीन के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो अमेरिका उनके बचाव के लिए आएगा, इसको कितना सीरियसली लिया जा रहा है? क्या वाकई कोई खतरा है यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, या इसको महज एक बयान के तौर पर देखा जा रहा है? देखिए, अवामी लेवल पर, अवामी सतह पर कोई खतरा नहीं है। इनफैक्ट ये अमेरिका के खिलाफ ये चीज जो है वो प्ले आउट हो रही है, क्योंकि लोग इस चीज से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि एक फॉरेन इंटरफेरेंस उनके अपने डोमेस्टिक इश्यूज के अंदर आई जा रही है। ऐसा नहीं है कि इश्यूज नहीं, ऑब्वियसली लोगों के पास इश्यूज हैं, लेकिन यहाँ के लोग चाहते हैं कि वो इश्यूज उन्हीं के हद तक रहें
और उनको पता है कि काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फॉरेन पावर्स के ऊपर भी है, जो सूरत हाल इकोनॉमिक यहाँ पे बनी हुई है। बहरहाल जो गवर्नमेंट लेवल पे सेंटिमेंट जो इंगेज किया हुआ है, आई मीन जो मैंने भी महसूस किया है, वो ये किया है कि गवर्नमेंट को लग रहा है कि यहाँ पे अंडर द गार्ब ऑफ प्रोटेस्ट के बहाने के जरिए इजराइल और अमेरिका कोई ऐसी चीज कर सकते हैं जो 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 है 12 डे वॉर पे पहले जो हुई 12 दिन की जंग, उसके उसी की तरह कोई ऐसा अटैक कर सकते हैं ईरान के ऊपर। बट ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा एंड आई डोंट थिंक कि ऐसी गलती करनी चाहिए। क्योंकि उस जंग के दौरान भी हमने देखा था इस्राएली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के कई ऐसे बयानात आए थे जिसमें जो प्रोटेस्ट है उसको हवा देने की कोशिश की गई थी, लोगों को इस पर उकसाया जा रहा था कि आप अपनी हुकूमत के खिलाफ निकलें, तख्ता उलट दें इस हुकूमत का। और आज फिर हम देख रहे हैं कि रज़ा पहलवी साहब जो कि समझते हैं कि शायद इक़्तिदार आइंदा उनके सुपुर्द किया जाएगा या मिल जाएगा उनको, उनकी तरफ से भी ये स्टेटमेंट आया, ये पोस्ट किया गया है जिसमें वो हमदर्दी कर रहे हैं उन लोगों से जो कि हलाक हुए हैं। तो क्या वाकई कोई ऐसा सेंटिमेंट है जिसको हवा दी जा सकती है? देखिए शायद साहब, बात सारी ये है कि मोसाद ने अपने ऑफिशियल ट्विटर से ऑफिशियल पोस्ट किया कि हम आपके साथ मौजूद हैं अंदर प्रोटेस्ट में। i24 न्यूज ने इसको कवर किया है, जेरूसलम पोस्ट ने इसके ऊपर पोस्ट किया कि किस तरीके से लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है इफेक्टिवली कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ें। मेरा एक सवाल है, अगर यहाँ पे सो कॉल्ड कोट अनकोट रिजीम चेंज होना होता तो अभी तक हुआ क्यों नहीं? ईरान ऐसा तो नहीं है कि अभी पहली दफा प्रोटेस्ट हो रहा है ईरान में, महसा अमीनी के प्रोटेस्ट हुए, उससे पहले भी प्रोटेस्ट हुए। रेवोल्यूशन के बाद ईरान बहुत वीक पोजीशन में था और प्रोटेस्ट बड़ी आसानी से करवा के रिजीम चेंज का आइडिया जो है वो बिल्ड किया जा सकता था। बट हमने देखा कि इश्यूज जो है वो रिजॉल्व होते गए और लोग जो है वो अपनी गवर्नमेंट के सपोर्ट में और ज्यादा, आई वुड से 12 डे वॉर के बाद और ज्यादा बाहर आना शुरू हो गए। तो ये रजा शाह पहलवी वाली बात तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, क्योंकि इन द फर्स्ट प्लेस जो रेवोल्यूशन आई है ईरान में वो एज अ रिस्पॉन्स टू द, मतलब ये एक जवाबी रद्द अमल था लोगों का जो रजा शाह पहलवी जो अभी हैं उनके वालिद साहब ने किया था। तो आई डोंट थिंक इसके अंदर रियलिस्टिकली कोई प्रोस्पेक्ट है कि ये बढ़ सकता है गवर्नमेंट की चेंज की तरफ। सही। तो आप कह रहे हैं कि जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे वो ऑर्गेनिक तरीके से हुए थे, लेकिन रजा पहलवी का या फिर डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आना वो एक्चुअली बैकफायर कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जॉन हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद तजिया ईरान के प्रोटेस्ट के हवाले से हमें दे रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद हम मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक। एक ऐसा बच्चा जिससे बचपन से बताया गया कि तुम अपनी नस्ल, रंग और मजहब की वजह से कभी आगे नहीं बढ़ोगे। वो बच्चा जो जब मैदान में उतरता तो ग्राउंड में उसके रंग, नस्ल, जबान या मजहब का कोई साथ खिलाड़ी मौजूद नहीं होता था। मगर इन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद ये बच्चा सारी रुकावटें अबूर करके न सिर्फ अपने खेल की बुलंदियों पर पहुंचा बल्कि पूरे करियर में असूलों पर भी खड़ा रहा, जिसकी वजह से उसे कई बार मजीद आजमाइशों का सामना करना पड़ा। और आज वही बच्चा ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा खिलाड़ी बनकर क्रिकेट से रिटायर हो गया है। और इस मौके पर भी उसने जिन जज्बात का इजहार किया वो उसके पूरे करियर की अक्कासी करता है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी निजाद ऑस्ट्रेलियाई बैटर उस्मान ख्वाजा की, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जारी एशेज सीरीज के बाद क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। 5 साल की उम्र में पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया हिजरत करने वाले उस्मान ख्वाजा के मुताबिक सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में एशेज का आखिरी टेस्ट उनके करियर का आखिरी इंटरनेशनल मैच होगा। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने अपने 15 साल टेस्ट करियर में 16 सेंचुरीज के साथ 6206 रन बनाए, मगर सफर में उन्हें किन मुश्किलात और आजमाइशों का सामना करना पड़ा ये आज खुद उस्मान ख्वाजा ने बताया। आज सुबह होने वाली 50 मिनट तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस्मान ख्वाजा ने ऑस्ट्रेलिया में दाएं बाजू की बढ़ती शिद्दत पसंदी, सख्त इमिग्रेशन कवानीन, ऑस्ट्रेलिया में तकसीम की सियासत और ख़ास तौर पर एक बार फिर फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाने पर उन्हें जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा उसका तफसील से जिक्र किया है। अपनी अहलिया, बच्ची और वालिदैन के हमरा इस जज्बाती प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस्मान ख्वाजा ने बताया कि बचपन से उनकी हौसला शिकनी की गई और उन्हें नस्ल परस्ती का सामना रहा। कहा जाता था कि तुम कभी ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं खेल सकोगे, मगर देखें आज मैं एक काबिल फ़ख्र मुसलमान कलर्ड बॉय फ्रॉम पाकिस्तान यहाँ तक पहुँच गया हूँ, तो आप सब भी ये कर सकते हैं। उस्मान ख्वाजा के मुताबिक उन्होंने अपने करियर में क्रिकेट खेलने के साथ असूलों पर खड़े रहने को भी तरजीह दी और चूंकि वो खुद बहुत कुछ झेल चुके थे इसलिए उन्होंने हमेशा इंसानियत के लिए आवाज़ उठाई और आज भी वो अपनी रिटायरमेंट का ऐलान करने आए तो इन्हीं जज्बात का इजहार किया। I hope I've inspired many children along the way, particularly those who feel that they are different, those who feel that they don't belong, or those others tell that they will never make it. I felt all these things growing up and trying to be an Australian cricketer. I'm a proud Muslim coloured boy from Pakistan who was told that he would never play for the Australian cricket team. Look at me now. And you can do the same. I still find it hard when I say
you know, that everyone deserves freedom and that Palestinians deserve freedom and equal rights, why that is such a big issue. But I get it. I put myself out there. Even when we talk about Australian politics and, you know, we get all these right-wing politicians that are anti-immigration and anti-Islamophobia, where these guys are trying to divide, create hate, and trying to create animosity in the Australian community. I'm doing the exact opposite. I'm trying to bring everyone together. I mean, if you talk about integrating into the country, I mean, I've got a white wife over there who I love and cherish, and I've got half Australian, half Pakistani kids. I am an immigrant in Australia. I came here at the age of 5. It's personal. It is. When you start attacking my faith and my belief system, it is personal. उस्मान ख्वाजा कह रहे थे कि फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाने पर उन पर पाबंदियां लगाई गई। टोका गया कि क्रिकेट के सिवा किसी और मामले पर मत बोलो, खामोश रहो, मगर वो अपने असूलों पर खड़े रहे और इंसानियत के लिए आवाज़ उठाते रहे। उस्मान ख्वाजा को बचपन से हौसला शिकनी और नस्ल परस्ती का सामना रहा, मगर दिलचस्प बात यह है कि वो ये तमाम रुकावटें अबूर करके ऑस्ट्रेलिया के लिए क्रिकेट खेलने वाले पहले मुसलमान बने। उस्मान ख्वाजा के इसी गैर मामूली सफ़र पर क्रिकेट की मारूफ वेबसाइट ने लिखा कि उस्मान ख्वाजा के कैरियर ने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को बदल कर रख दिया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस्मान ख्वाजा ने क्रिकेट मुबसरीन के अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों का भी जिक्र किया। उस्मान ख्वाजा ने बताया कि मैच या किसी सीरीज से पहले दूसरे खिलाड़ी भी गोल्फ खेलते थे, बैरून मुल्क सफ़र पर चले जाते थे या इंजरीज का शिकार होते थे, मगर जब यही सब उनके साथ हुआ तो साबिक क्रिकेटर्स और मुबसरीन ने उनके साथ मुख्तलिफ सलूक बरता। I've always felt a little bit different, even to now. I'm a colour cricketer, and the Australian cricket team is, in my opinion, the greatest national. That's our best team. It's our national. It's our pride and joy. But I've also felt very different in a lot of respects. Different by the way I've been treated. Different for how things have happened. I hurt my back. I had back spasms, and it was something I couldn't control. And the way, I don't want to say you specifically, but the way the media and the past players came out and attacked me. I mean, I could have copped it for 2 days, but I copped it for about 5 days straight. And it wasn't even about my performances. It was about something very personal. It was about my preparation. And the way everyone came at me about my preparation, and it was quite personal in terms of, things like, he's not committed to the team. He was only worried about himself. He played this golf comp the day before. He's selfish. He doesn't train hard enough. He didn't train the day before the game. He's lazy. These are the same stereotypes, the racial stereotypes I've grown up with my whole life. I just thought that the media and the old players and everyone else had moved past him. But we obviously haven't fully moved past him, because I've never seen anyone being treated like that in the Australian cricket team before. I felt that I had to bring this up. I didn't want to talk about this, but I just want the journey for the next Usman Khawaja to be different. I want you to treat him or her all the same, not have racial stereotypes of who they might be, and treat him with the same cloak that you would treat any of my wholesome other cricketers that I play with. उस्मान ख्वाजा कह रहे थे कि वो नहीं चाहते थे कि आज उन्हें ये सब बातें करनी पड़े। उन्हें ये भी नहीं पता था कि वो इतने जज्बाती हो जाएंगे, मगर उन्हें आज ये सब इसलिए कहना पड़ा है ताकि उनके बाद आने वाले उस्मान ख्वाजा को भी यही कुछ ना सहना पड़े। अहम बात यह कि उस्मान ख्वाजा ने आज जो कुछ कहा वो नया नहीं है, क्योंकि अपने कैरियर के दौरान मुतअद्दिद बार वो अपने साथ पेश आने वाले नस्ली इम्तियाजी सलूक और गैर मामूली सलूक का जिक्र करते रहे। 7 साल पहले 60 मिनट्स ऑस्ट्रेलिया के एक इंटरव्यू में जब उनसे ये पूछा गया कि क्या उन्हें कभी रेसिज्म का सामना करना पड़ा है, उस्मान ख्वाजा बता रहे थे कि बचपन से उनकी हौसला शिकनी की गई। मुसलमान होने पर उन्हें नस्ल परस्ती का सामना करना पड़ा, उन्हें काला मुसलमान तक कहा गया। मगर अहम बात यह कि बचपन से लेकर अपने 15 साल करियर के दौरान भी उस्मान ख्वाजा ने इन तमाम बातों का डटकर मुकाबला किया। तमाम तर तासुब या नेम कॉलिंग के बावजूद उस्मान ख्वाजा ने अपने असूलों पर समझौता नहीं किया और वो हमेशा बिला रंग व नस्ल इंसानियत की बात करते रहे। 2023 में गजा में होने वाली नस्लकुशी के दौरान उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में अपने शूज़ पर ऑल लाइव्स आर इक्वल और फ्रीडम इज़ अ ह्यूमन राइट लिखने की कोशिश की तो आईसीसी ने उन्हें रोक दिया। इस पाबंदी के बाद उन्होंने बाजू पर काली पट्टी बांधी तो उनकी सरजनिश की गई, जिसके बाद उन्होंने अपने बल्ले पर डव सिंबल लगाने की दरख्वास्त की तो ये दरख्वास्त भी रद्द कर दी गई। जिसके बाद उन्होंने अपने जज्बाती वीडियो बयान में कहा कि उनके लिए तमाम मुसलमानों, हिंदुओं और यहूदियों की जानें बराबर हैं। उस्मान ख्वाजा ने सवाल किया कि अगर वो ऑल लाइव्स आर इक्वल की बात करते हैं तो इससे किसी को क्या मसला हो सकता है।
Is freedom not for everyone? Are all lives not equal? To me personally, it doesn't matter what race, religion, or culture you are. What I've written on my shoes isn't political. I'm not taking sides. Human life to me is equal. One Jewish life is equal to one Muslim life, is equal to one Hindu life, and so on. I'm just speaking up for those who don't have a voice. This is close to my heart. When I see thousands of innocent children dying without any repercussions or remorse, I imagine my two girls. I already feel my life wasn't equal to others when I was growing up. But luckily for me, I never lived in a world where that lack of inequality was life or death. The ICC have told me that I can't wear my shoes on field because they believe it's a political statement under their guidelines. I don't believe it is so. It's a humanitarian appeal. Freedom is a human right. उस्मान ख्वाजा कह रहे थे कि चाहे कोई कितनी पाबंदियां लगाए, वो इन लोगों के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे जो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। और आज जब दुनिया भर में मजहबी नफरत और तकसीम उभारी जा रही है, तो एक बार फिर उस्मान ख्वाजा ने ऑल लाइव्स आर इक्वल का असूल दोहराते हुए टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।